हमने कर लिए थे 14 ना, 14 कर। यस मैम। तो अभी शुरू से अगर हम इसको देखें कि सांख्य कारिका कैसे चल रही है ना, तो उसने दुख को शुरू से बताया कि दुख जो है उसको दूर करना इन उपायों से संभव नहीं है, जो लौकिक हैं और जो वैदिक हैं उनसे वो संभव नहीं है। फिर इन्होंने तत्व बताए कि हम कैसे आगे बढ़े, तो मूल प्रकृति के इन्होंने हिस्से कर दिए, जिसमें प्रकृति, विकृति और विकृति और पुरुष। फिर कहते हैं प्रमाण के बिना, बिना प्रमाण के हम ये ज्ञान कर नहीं सकते हैं। और फिर प्रमाण कितनी प्रकार के हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। 3 प्रकार के प्रमाणों में इन्होंने जो भारतीय दर्शन में 8 प्रमाण थे उनको सबको सम्मिलित कर लिया है। प्रणाम जी, प्रणाम। उसके बाद तीनों परिणामों को सर्व सिद्ध करते हैं। 9 कारण ऐसे बताए हैं फिर कि जिससे वस्तु दिखाई नहीं पड़ती हमें। उसके बाद फिर प्रकृति के विकारों के कुछ गुण प्रकृति जैसे होते हैं और कुछ उसके भिन्न होते हैं। फिर सत्कार्यवाद को सिद्ध करते हैं। सत्कार्यवाद का अर्थ आपको बताया था कि कारण में से कार्य निकलता है, यानी कि हर कार्य के पीछे उसका कारण विद्यमान रहता है। फिर मूल प्रकृति से भिन्न रखने वाले पदार्थों की चर्चा की है, उसके 9 कारण इन्होंने बताए हैं, हेतु, मत, अनित्य, अव्यापी वगैरह। फिर उससे समानता रखने वाले कारण हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रकृति के त्रिगुण। अब ये बात पदार्थों की खत्म हो जाती है यहाँ पे 11 तक। फिर त्रिगुण की बात आती है कि त्रिगुण क्या है, कैसे त्रिगुण जो है ना कार्य करता है, उसके लक्षण बताए हैं 12 और 13 में। और 14वें में कहते हैं कि कार्य में सदैव कारण के गुण होते हैं, क्योंकि जो कारण होता है ना उसी से कार्य निकलते हैं, तो कोई ना कोई आपके जो गुण होते हैं वो कारण के अंदर से कार्य में आ जाते हैं, ठीक है। अविवेकादि सिद्धम त्रिगुणात् तद विपर्यया अभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से अव्यक्तम अपि सिद्धम। तो इससे हमने अव्यक्त को यहाँ पर सिद्ध कर दिया, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? कार्य हैं जो हमारे सामने हैं, प्रकृति के विकृत कार्य। और इन कार्यों से जब हम इसके पीछे रीजन देखते हैं कि ये भी त्रिगुण भी हैं और ये अविवेक भी है इसके अंदर, ये सारी चीजें करते करते हम देखते हैं कि अव्यक्त प्रकृति का यहाँ पर अस्तित्व है, अव्यक्त प्रकृति का, ठीक है। तो अव्यक्त को यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। 15वें से आज हम करेंगे, ओके। 15वें में क्या कह रहे हैं कि भेदानाम परिमाणत्वात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य। यानी कि जो अव्यक्त सिद्धि है उसके 5 हेतु बताए हैं अब, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले में क्या किया था इन्होंने? अव्यक्त को सिद्ध किया था, अव्यक्तम अपि सिद्धम। और इसके बाद अब अव्यक्त की सिद्धि के 5 कारण हैं। कौन कौन से हैं? भेदानाम। भेदानाम मतलब ये सबके अंदर आ रहा है, भेद का जो नाम है ना, ये भेदानाम परिमाणात, भेदानाम समन्वयात, ऐसे करके। और क्या है फिर ये जो परिमाण है? परिमाण क्या होता है? किसी भी चीज को नापने की एक बात है, ठीक है। तो प्रकृति से जितनी भी चीजें उत्पन्न हुई हैं, जितने भी उसके भेद हैं, जितने प्रकार हैं, तो सबसे पहले कौन सा है? महत तत्व है, यही मानते हैं ना हम, महत है। और महत के बाद जितने भी तत्व आए हैं, है ना, उन सब की बात कर रहे हैं कि सब के सब जो हैं परिमाण के अंदर आते हैं, यानी कि उनका एक नाप है, उनका एक एरिया है, वो वहीं तक ही व्याप्य है। व्याप्त क्या होता है? 2 चीजों में डिफरेंस आपको बताया था, एक व्याप्य होता है और एक होता है व्याप्त, ठीक है। तो व्याप्य क्या होता है? जो कार्य होता है। कार्य क्या है? छोटी जगह में आ जाता है ना। और व्याप्त क्या होता है? कारण होता है जो कि बहुत बड़ी जगह में आता है, इसका एरिया जो है वो बहुत बड़ा होता है, इसका एरिया छोटा होता है। तो जितने भी प्रकृति के कार्य हैं वो सबके सब क्या है? व्याप्य हैं। व्याप्य का मतलब कि वो कम एरिया घेर रहे हैं,
और कम एरिया घेर रहे हैं, इट मीन्स क्या हुआ, वो परिमाण के अंतर्गत आ जाते हैं कि उसको परिमित किया जा सकता है, उसको नापा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे कार्य जो है व्याप्य हो गए। ठीक है, तो ऐसे तत्वों की सिद्धि होती है जो कि व्यापक भी व्यापक है, तो वो प्रकृति है, वो प्रधान है क्योंकि उसी में से सारे कार्य निकलते हैं, तो वो कारण हो गई। ठीक है, तो सब चीजों का कारण प्रकृति हो गई, और यहाँ पर इसका एक जो हुआ वो परिमाण हो गया। दूसरा क्या हुआ, समन्वयात। समन्वयात मतलब इसमें भी भेद है, होते हैं समन्वय में, जैसे कि सारे महत आदि जो कार्य हैं इसके प्रकृति के, इनमें सब में समन्वय है, यानी कि एक दूसरे से मिल करके कार्य करते हैं। ये समन्वय मतलब एक दूसरे का सहारा दे करके, मिला जुला, मिलजुल करके कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हाथ अपना कार्य करेगा, पैर अपना करेगा, वैसे तो दोनों के अलग अलग कार्य हैं, लेकिन जब कोई एक कार्य करने के लिए हम चलते हैं तो हाथ की अपनी गति है और पैर की अपनी, यानी कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है ना, तो वो समन्वय करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके तभी काम आगे बढ़ता है, यानी कि एक दूसरे के उसमें बाधा नहीं डालते। अगर हाथ पानी का गिलास लेने के लिए उठ रहा है तो पैर उसको पीछे नहीं खींचेगा, वो आगे बढ़ेगा कि हाँ आपको उस गंतव्य तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखने सुनने की बात करते हैं कि यानी कि कोई मुंह से अगर बोल रहा है और अगर श्रवण कोई नहीं हो रहा है और सिर्फ होठ हिल रहे हैं, तो फिर पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ ना, क्योंकि सुनना है तभी तो उसके बोल समझ में आएंगे, उसके होठों की गति समझ में आएगी। तो इसी तरह से समन्वय के आधार पर भी हम कहते हैं कि ये भेद होता है। फिर शक्तितः प्रवृत्तेश्च, यानी कि जो ये सारे कार्य हैं, महत आदि जो कार्य हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं ना अभी सारे, तो इनमें क्या है, जितनी जिसमें शक्ति होती है वो उतना ही कार्य करने की उसमें क्षमता होती है। ठीक है, इनमें क्रिया है और क्रिया बिना शक्ति के होती नहीं है, यानी कि इनमें जो शक्ति है तो वो शक्ति कहाँ से आ रही है, इसका कोई तो आधार होता है ना शक्ति का, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो शक्ति प्रकृति की ही है, वही आधार है उसका, तो वो शक्तिस्त प्रवर्तेस, यानी कि वो प्रवर्त कौन करता है शक्ति को, वो प्रकृति करती है। जितनी जिसमें शक्ति की प्रवृत्ति होती है उतनी ही शक्ति से वो कार्य करता है, कोई भी आपका तत्व, इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर कारण कार्य विभागात, यानी कि विभाग का मतलब क्या होता है, विभाग मतलब अलग अलग करना ना किसी भी चीज को, ये एक मतलब होता है इसका, यानी कि डिफरेंस करना। तो कारण कार्य को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से भी ये सिद्ध होता है कि ये कारण है और ये कार्य है, यानी कि इनका अलग अलग जब हम विभाग कर देते हैं, एक जैसे एक कार्य है और एक कारण होता है, तो जो कारण है वो क्या हो गया, अव्यक्त हो गया, और कार्य क्या है, वो व्यक्त हो गया। ये तो दिखाई नहीं देता है कारण तो कभी भी, लेकिन व्यक्त जो चीज बन करके आ गई आपके सामने वो कार्य हो गई। ठीक है, तो सत्कार्यवाद में यही हम बात करते हैं, इसी को सिद्ध करने के प्रयास में लगे हुए हैं कि भाई कारण के अंदर से कार्य निकलता है, तो कार्य कारण के विभाग हो गए यहाँ पर। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी कार्य जो है वो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और कार्य व्यक्त रूप में होता है और कारण अव्यक्त रूप में होता है। जैसे घड़ा जो है वो टूट के मिट्टी में मिल जाता है तो वो अव्यक्त हो गया फिर से, और कार्य जो मिट्टी के घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो व्यक्त रूप में आ गया, तो वो दिखाई पड़ रहा है तो वो कार्य हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ये कार्य कारण विभाग हो गया। फिर कहता है कि अविभागात वैश्वरूपस्य, अविभागात मीन्स, तो ये पांचवा कारण है इसका। वैश्व रूप से क्या हुआ कि ये जो पृथ्वी है इसमें जो तत्व हैं सारे महद से लेकर के, क्योंकि महद सबसे पहला है इसीलिए हम महद से लेकर के सबकी बात कर लेते हैं, तो इनके कार्यों में क्या है, अविभागात, यानी कि उसके अनेक रूपों की जो चर्चा की है, पहले तो हमने विभाग की थी, अब उसमें अविभाग की करेंगे, यानी कि उसमें एक कर देते हैं, सबको विशिष्ट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर
हम कहेंगे कि सांख्य दर्शन में एक अवधारणा होती है, एक कंसेप्ट होता है कि जब व्यक्त हो जाती है कोई भी चीज, तो व्यक्त होने के बाद फिर क्या है, वो वापस फिर प्रलय का एक टाइम आता है, और प्रलय के बाद फिर वो दोबारा से अविभाग होना उसका शुरू हो जाता है, यानी कि मिलना शुरू हो जाता है, उसका उसका वापस प्रकृति में विलीन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपने कारण में मिलने लग जाती है। तो सबसे पहले जो चीज लास्ट में बनी थी, जो सबसे लास्ट में जो चीज बनी थी, सबसे पहले वो नष्ट होगी, उसके बाद फिर जो बनी थी सेकंड लास्ट, फिर वो नष्ट होगी, यानी कि ये चीज इसमें विलय होती जाएगी, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, तो इस तरह से करते करते सब चीजें मूल प्रकृति में विलय हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसने कहा कि अविभागात वैश्व रूपस्य, यानी कि जो विश्व का रूप है वो वापस से अविभाग हो गया, उसके अंदर अब कोई विभाग नहीं रहा। तो जब हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आते हैं तो उसमें विभाग होता है, और जब हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं तो वो अविभाग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जैसे अगर हम शुरू से चले यहां से तो आपका मूल प्रकृति से जब विकास स्टार्ट हुआ तो क्या है, सबसे पहले महत, और फिर होते 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 आपका पंचभूत तक खत्म हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका सूक्ष्म से स्थूल का सफर, सूक्ष्म से स्थूल का सफर। ठीक है, तो ये प्रकृति की सृष्टि की रचना हुई। और अगर हम प्रलय की बात करें तो यहां से हम स्टार्ट होंगे, पंचभूत सबसे पहले खत्म होंगे, वो तन्मात्राओं में कन्वर्ट होंगे, तन्मात्राएं फिर आपकी अहंकार में, अहंकार से फिर महत तत्व में, फिर मूल प्रकृति में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्थूल से सूक्ष्म ऊपर आ जाएगा फिर। ठीक है, इस तरह से इसका सफर होता है। तो इस तरह से यहां पर क्या कहा कि इन 5 कारणों से अव्यक्त की सत्ता जो है वो सिद्ध होती है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से इन्होंने बताए कि एक तो वो परिमाण होता है, इनका एक समन्वय होता है, एक शक्ति स्तर प्रवृत्ति होती है, एक कार्य कारण विभाग होता है, और एक अविभागात वैश्व रूप होता है। राइट, तो 5 तरह से इन्होंने इनको साबित किया। ओके, आगे चले या इसमें से कोई डाउट है? ओके, अक्षय जी मैं एक बार लाइन फिर से बता दो प्लीज। कौन सी वाली लाइन स्वाति जी? फर्स्ट। फर्स्ट वाली, भेदानाम, ये भेद जो है ना आपका, ये समझो कि यहाँ पर परिमाण में भी है कि परिमाण में भी भेद होता है। आपके किसकी बात हो रही है, भेद किसके बारे में बोल रहे हैं? भेद आपके बोल रहे हैं महत तत्व से लेकर के सारे तत्वों की बात कर रहे हैं, एक मूल प्रकृति को छोड़ करके बाकी सभी तत्वों की बात करें कि सभी में भेद होता है। ठीक है, परिमाणित होते हैं वो पूरा स्पेस नहीं घेरते जितना कि प्रकृति के पास होता है। यानी कि इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ कि कारण जो है ना वो ज्यादा व्यापक होता है और कार्य व्याप्य होता है। समन्वय का मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे से मिल करके कार्य करते हैं, है ना, एक दूसरे का साथ दे करके सहयोग से कार्य करते हैं। शक्ति स्तर प्रवृत्ति, यानी कि यथाशक्ति वो अपने उनको यूज करते हैं, जैसे कि आंख है सिर्फ देखने का कार्य करेगी, कान सुनने का करेंगे, इस तरीके से वो सब यथाशक्ति अपना अपना कार्य में प्रवृत्त होते हैं। फिर कार्य कारण कार्य विभागात, इसमें कार्य कारण और कार्य के विभाग कर दिए हैं, यानी कि कारण से कार्य निकलता है। ठीक है, इस तरह से विभाग हो गया, कारण अलग है कार्य अलग है। अविभागात वैश्व रूपस्य, और जब विश्व जो है उसका जब विलय स्टार्ट होता है तो उसमें अविभाग हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 16वें कारिका में। 16वीं कारिका क्या है, देखिए यहां तक क्या था ना कि त्रिगुणों का, और आगे यहां तक के आपका व्यक्त और अव्यक्त का वर्णन था। कहां तक था? 15वीं कारिका तक, 15 कारिका तक। ठीक है, थोड़ा सा आप भी अगर विभाग शुरू कर दोगे ना इनका, तो आपको आगे जब अगर एग्जामिनर पूछता है कि ये सूत्र कौन से नंबर पर है, तो आप उसको आइडिया लगा पाओगे, अनुमान लगा पाओगे। ठीक है, तो 15 सूत्र तक, 15 कारिका तक आपका व्यक्त और अव्यक्त के बारे में चर्चा है।
16वें से आपकी चर्चा आ गई त्रिगुणों की, ठीक है। तो त्रिगुणों में कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदया च परिणामतः सलीलवत प्रति प्रतिगुण आश्रय विशेषात। तो त्रिगुणों का जो आनुपातिक व्यवहार है उससे कार्यों में भिन्नता आ जाती है। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं इसमें, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि ये किस किस तरह से प्रवृत्त होते हैं त्रिगुण। कारणम अस्ति अव्यक्तम, तो कारणम अस्ति अव्यक्तम यानी कि जो कारण की सत्ता है, और कारण कौन है हम जानते हैं अव्यक्त है, ठीक है, ये कारण हो गया। यानी कि जो पूर्व की कारिका से संबंधित जो चीज है कि भेदानाम परिमाणात, ये वाला जो था, ये आपका कह रहा है कि 5 जो स्वरूप बताए थे इन्होंने कार्य के, और इन 5 स्वरूपों के आधार पे वो कारण तक पहुंच रहे हैं। अब कारण क्या है, अव्यक्त, कारण तक पहुंचे। और इस कारण के विषय में वो एक कारिका में कहते हैं कि कारणमस्ति अव्यक्तम, जो अव्यक्त है वो कारण है। कारणमस्ति अव्यक्तम, जो अव्यक्त है वो सबका कारण है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ये बोल दिया है, यानी कि पहले इन्होंने क्या कहा था, पहले ही कह देना चाहिए था वो इसी में, क्योंकि यही तो चीज यहां पर साबित कर रहे थे ना ये 15वें सूत्र में। लेकिन 15वें में ना बोल करके इन्होंने 16वें की स्टार्टिंग में ये चीज बोल दी है। एक आध सूत्र में आपका इस तरह से भी चीजें बैठ रही हैं। तो कारणमस्ति अव्यक्तम, तो ये वाला एक्चुअली ये यहाँ पे कंटिन्यू सा हो रहा है ना। प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदया च, तो यहां पर प्रवर्तते मतलब इन तीनों गुणों की कार्यशैली कैसे प्रवृत्त होती है, कैसे चलती है, अव्यक्त की कार्यशैली क्या है। तो यहां पर ये चीज बता रहे हैं कि प्रवर्तते त्रिगुण, यानी कि ये त्रिगुण है। तो इन्होंने क्या कहा कि कैसे चलते हैं, त्रिगुण के अकॉर्डिंग चलते हैं, त्रिगुण के हिसाब से चलते हैं। तो त्रिगुण केवल प्रकृति में ही नहीं है, बल्कि प्रकृति के सारे कार्यों में भी त्रिगुण है। यानी कि पुरुष को छोड़ करके प्रकृति के जितने भी विकार हैं उन सब में त्रिगुण है, ठीक है। तो यहां तक ये बात हो गई, प्रवर्तते त्रिगुण समुदयाच, और समुदयात, समुदयात का मतलब क्या हुआ कि इनका समुदय, यानी कि जो इनका मिला जुला हुआ है, सब मिलजुल करके कार्य करते हैं, इनका मिश्रण है, ठीक है। इन गुणों का जो कार्य करते हैं, तीनों गुण एक दूसरे के सहयोग से करते हैं, एक दूसरे को दबाते भी हैं और एक दूसरे को आश्रय भी देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कार्य करते हैं समुदय, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके, चाहे वो दबाएं, चाहे उसको उभारे, और चाहे वो सहारा दे, चाहे जो मर्जी करें, ठीक है। तो लेकिन रहते साथ ही साथ है। परिणामतः, अब परिणाम क्या है इसका, इन गुणों का जो आश्रय है, यानी कि एक दूसरे के गुणों को जब ये आश्रय देते हैं तो ये विशेष भी हो गए, ठीक है, आश्रय विशेषात, ये है ना। तो शरीर के आकार के हिसाब से ये परिणामतः सलीलवत प्रति प्रतिगुण है आश्रय विशेषात। यानी कि परिणाम क्या हुआ फिर इसका, जब ये एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, साथ ही मिलेंगे, चाहे वो ऊपर उठे नीचे गिरे, जो मर्जी करें, लेकिन साथ में ही करना है, तो वो सलीलवत, यानी कि इसने पानी का एग्जाम्पल दिया है। पानी के एग्जाम्पल से कह रहे कि जैसे जैसे गुण, यानी कि जैसा जैसा आश्रय होगा ना, आश्रय मीन्स कि ये गुण जिस भी आकार में होंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का जब भी प्रयास करते हैं ना, तो ये विरोधाभासी भी होते हैं, मिलते हैं, तो एक दूसरे को साथ में आगे बढ़ते हैं, कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जैसे जैसे इनका आकार होगा, अब जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी को ग्लास के अंदर अगर डालोगे तो वो लंबा दिखेगा, कटोरी में डालोगे तो वो छोटा दिखेगा। तो इस तरीके से पानी का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से अगर हम मनुष्यों का ले लें, किसी जीव का ले लें, तो जो भी चीज के अंदर जीव होगा, मोटा पतला काला गोरा, जो है ना, वो उसी तरीके से दिखाई देगा। तो आश्रय की विशेषता के अकॉर्डिंग ही वो परिणाम देता है, कहने का मतलब इसका ये। अब और जैसे मान लीजिए वर्षा का जल है,
वर्षा का जल क्या है, प्योर माना जाता है ना, जानते हो वर्षा का जल प्योर होता है, ठीक है। अब वर्षा का जल तो ऊपर से गिर रहा है और सब जगह एक जैसा गिर रहा है, लेकिन जिस पौधे की जड़ में वो गया तो वो उसका टेस्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर वो करेले के उसने सींचा करेले के प्लांट को तो वो कड़वा हो गया, नींबू वाले को दिया तो वो खट्टा हो गया, और आम वाले को दिया तो वो मीठा हो गया, ठीक है। तो उस तरीके से एक ही जल है, लेकिन उसके जो आश्रय हैं, जहां जहां वो जाएगा वैसे वैसे उसके गुण विशेष होते चले जाएंगे, उसी तरह के विशेष होते चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है क्या? यानी कि इनका जो अनुपातिक व्यवहार है कार्यों में भिन्नता का कारण बनता है, राइट। आगे 17वें में क्या कहते हैं ये, संघात पर अर्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृ भावात् कैवल्य अर्थम प्रवर्तेश्च। तो यहां पर संघात यानी कि जो संघात है, यानी कि जो पुरुषो अस्ति जो कह रहे हैं ये यहां पर पुरुषो अस्ति, तो क्या कह रहे हैं कि त्रिगुण को यहां पर बोला इन्होंने दो सूत्रों में, ठीक है। दो सूत्रों में बोला कि एक में बोला, अभी एक में बोला, लेकिन इसके बाद पुरुष की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं ये आगे कि भी त्रिगुण जो है, उसके बाद हम पुरुष को देखते हैं। व्यक्त अव्यक्त कह चुके हैं, त्रिगुण से बना है सब कुछ वो भी कह चुके हैं, फिर पुरुष को ये सब चीजें हैं किस लिए, पुरुष के भोगार्थ हैं, तो पुरुष को अब देखेंगे कि कैसे बोल रहे हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। पुरुषो अस्ति है ना, पुरुषो अस्ति की पुरुष है। अब पुरुष की जो एग्जिस्टेंस है, तो यहां पर उसके लिए वो 5 तर्क देते हैं। 5 तर्क कौन से देते हैं? 5 तर्क देते हैं। एक तो संघात पर अर्थत्वात्, यानी कि संघात का मतलब है संगत से बना हुआ है ये संघात। जो संघात हो गया ये किससे है, संगत मान लीजिए। संगत मतलब एक मिला जुला संयोग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये संयोग है कि इससे जितने भी संसार के कार्य हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से मिल करके बने हैं, ठीक है। कार्य का अर्थ ही संगत होता है, यानी कि अनेक तत्वों का जो संयोग होता है और उससे फिर वो जो कार्य कोई निकल के आता है तो वो संयोगित कार्य होता है। फिर आता है परार्थत्वात्, संघात परार्थत्वात्, पर अर्थ है ना, पर अर्थ के लिए होता है। अब यहां पर पुरुष की सत्ता को सिद्ध करते हैं तो पहला चीज बताते हैं, जो संघात है, जो भी प्रकृति के तत्वों से मिलकर कोई चीज बनी है, संघात, वो किसके लिए है, पर अर्थ के लिए है। पर अर्थ यहां पर कौन हो गया, पर अर्थ मीन्स वो खुद तो संयोग करके किसी वस्तु को बना करके अपना भोग नहीं करेगी। जैसे हमने भोजन बनाया तो भोजन अपने आप को नहीं खाएगा, उसके लिए कोई भी खाने वाला चाहिए, दूसरा चाहिए। हाँ जी कंचन जी, बिल्कुल दूसरों के लिए होता है। तो वो दूसरा कौन है, वो परार्थ है, वो पर अर्थ के लिए होता है। पर अर्थ यहां पर कौन हो गया, पुरुष हो गया। तो पहला कारण इसने बता दिया, ठीक है, पर अर्थ के लिए होता है। यानी कि पूरा जो व्यक्त संसार है, जो संगत है, जो एक दूसरे से मिल करके बना हुआ है, वो दूसरे के लिए होता है। चाहे कोई भी वस्तु है, कोई भी खाना है, कोई भी चीज है, किसी भी चीज का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। पेड़ अपने फलों को खुद नहीं खाता है, यानी कि प्रकृति के अंदर पेड़ है तो उसको खाने के लिए कौन चाहिए, कोई जीव चाहिए। इसीलिए पुरुष की सत्ता यहां पर सिद्ध करते हैं। फिर है त्रिगुण आदि विपर्याद। त्रिगुण आदि जो त्रिगुण है, यानी कि जो दूसरा क्या तर्क देते हैं कि वो जो त्रिगुण है, त्रिगुण का मतलब जो सत्वरजतम तीनों गुणों से जो मिला हुआ था, वो तीनों गुणों से क्या है, प्रकृति के तत्व मिले हुए थे, और उसके विपर्याद, उसके जो विपर्य है, उसके जो उल्टा है, यानी कि संसार की सारी चीजें जो व्यक्त संसार में है या अव्यक्त में है, वो प्रकृति के अंदर आती हैं, और प्रकृति की सारी चीजें त्रिगुण से मिलके बनी है, ठीक है। और उनके विपर्य क्या है,
इसका उल्टा, यानी कि पुरुष जो है वो उपभोक्ता है, वो त्रिगुण से नहीं बना है, वो त्रिगुणातीत है, वो तीनों गुणों से परे है। ठीक है, तो इससे भी उसकी सत्ता दूसरे कारण से सिद्ध हो जाती है। पहला ये परार्थवाद, पर अर्थ के लिए है संघात, और दूसरा विपर्य है वो। तीसरा क्या है? अधिष्ठानाद, अधिष्ठान। तो अधिष्ठान क्या हुआ कि जो ये सारी की सारी चीजें हैं प्रकृति में, वो सब की सब क्या है, उनका कोई ना कोई मालिक तो होना चाहिए। कोई भी चीज है सबका मालिक होता है, तो वो अधिष्ठान, हर वस्तु का कोई ना कोई अधिष्ठाता जरूर होता है। तो उस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि भी पुरुष ही जो है वही इन सब चीजों को भोगता है, तो वही अधिष्ठान भी होगा, अधिष्ठाता भी होगा। ठीक है, तो ये कारण हो गया तीसरा। फिर है भोक्तृ भावात, यानी कि भोग्य और भोक्ता का भाव भी होना चाहिए, भोक्तृ और भावात। अब ये यानी कि एक एक क्या है, भोग्य यानी कि जिस चीज को भोगा जाना है, और एक भावात मतलब मतलब भोक्तृ मतलब भोगने वाले का जो भाव होता है वो चीज। ठीक है, भोग्य चीजों को भोगने वाला होना चाहिए, तो उसका जो भाव एक लिए रहता है वो पुरुष रहता है। बाकी प्रकृति में किसी भी चीज में देखो, अगर हम कहें कि चेतन नहीं है, तो किसी में भी क्या है, ये चीज का भाव ही नहीं है कि वो चीज उसको खानी चाहिए, कि ये करना चाहिए। बिना जीव के कोई भी चीज है वो उपलब्ध या उपभोग के लायक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भोक्ता अवश्य है। इसके बाद कैवल्यार्थ। अब कैवल्य का अर्थ भी कौन करता है, वो भी पुरुष करता है, यानी कि कैवल्य की इच्छा भी तो पुरुष करेगा। तो वो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है ना, किसी भी मनुष्य की, किसी भी जीव की, तो वो प्रवृत्ति जो है कैवल्य की होती है, तो वो भी पुरुष की ही होती है। तो इसीलिए सारी जो चीजें हैं वो आपको सिद्ध करती हैं कि पुरुष का अस्तित्व है। ठीक है, जो सुख दुख मोह माया से परे होने की जो इच्छा रखता है, जो कैवल्य की इच्छा रखता है, जो उसमें प्रवृत्त होना चाहता है, तो वो पुरुष ही है, जो तीनों गुणों से परे है। तो इस तरह से ईश्वर कृष्ण ने पुरुष की सत्ता को सिद्ध कर दिया है। तो उन्होंने 5 तर्क दिए। क्या क्या दिए तर्क, आप बताते जाएं जरा, क्या क्या तर्क दिए? माइक ऑन करके बोलना है मैम। हाँ, माइक खोल के मैम बोल दीजिए, कोई टाइप कर दीजिए, किसी को जैसे भी आंसर करना है कर दीजिए, बट मुझे ये देखना है कि आप सो रहे हैं जाग रहे हैं। नहीं मैम, वो संघात है, मैम और फिर अर्थ से है, त्रिगुण है, मतलब पुरुष में जो है 3 गुण होते हैं, और वो पुरुष में 3 गुण होते हैं? विपर्यवाद से मतलब अंजलि जी, पुरुष में 3 गुण होते हैं? नहीं पुरुष, नहीं नहीं सॉरी, की वजह से 3 नहीं गुणों प्रकट हो सकती है। एक तो ये परार्थ होता है, संघात जो होता है मैम परार्थ होता है, त्रिगुण आदि के विपर्य होता है। आप ये देखिए ना, विपर्य लिखा है इसके आगे। ठीक है, ओ अच्छा, हाँ सॉरी मैम, सॉरी। हाँ, और उसके बाद ये अधिष्ठाता होता है, फिर भोक्तृ भाव होता है इसके अंदर, और कैवल्य का अर्थ लिए हुए ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 तर्क इनके हैं जो पुरुष की सत्ता को स्वीकार करते हैं। चलिए आगे चलते हैं 18वें पे। जन्म। मैम जी अंजलि जी। मैम हाँ जी, मैम एक बार और बता दीजिए, क्योंकि मेरे फोन पे बार बार कॉल आ रही थी तो डिस्टर्ब हो गया, छूट गया मेरा बीच में से। इसके लिए ना आप रिकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं, अगर कभी कभी किसी के साथ हो जाता है ना ऐसा, तो लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं कि संघात परत्वात, यहाँ पर पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए 5 तर्क इन्होंने दिए हैं। संघात परत्वात यानी कि इनका जो संघात होता है, एक दूसरे से मिल करके जो प्रकृति में चीजें बनती हैं, वो पर अर्थ के लिए बनती हैं। तो पर अर्थ यहाँ पर कौन हो गया, पुरुष हो गया। ठीक है, एक पॉइंट इन्होंने साबित कर दिया। एक त्रिगुणादि विपर्याद, त्रिगुण आदि से जो विपरीत होता है, विपर्य होता है, दूसरा पॉइंट सिद्ध कर दिया, ये भी पुरुष है। अधिष्ठाता होता है तो ये भी पुरुष है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। फिर पुरुषो अस्ति, ये तो कहा ही है इसने, ये तो लाइन है। भोक्तृ भावात, इसमें भोक्ता का भाव होता है। ठीक है, भोक्ता भाव होता है। फिर ये चौथा हो गया। कैवल्य अर्थ मतलब ये कैवल्य की इच्छा रखने वाला होता है, तो कैवल्य की इच्छा प्रकृति तो नहीं रखेगी, उसको तो
पुरुष ही रखेगा। तो आपके हो गए ना 5, ठीक है, 5 तर्क हो गए। ठीक है अंजलि जी। नेक्स्ट है जन्म मरण करणानां प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवर्ते च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुणे विपर्याच च एव। अब यहां पर ऊपर तो किया था पुरुष को सिद्ध कि पुरुष होता है। अब नीचे 18वें सूत्र में कहते हैं कि पुरुष होता तो है, एक नहीं होता, अनेक होते हैं। पुरुष अनेक है, प्रकृति एक, पुरुष अनेक। ये आपने कई बार सुना भी होगा और कई बार गले से नीचे उतरता भी नहीं होगा जब तक कि हमने ये सांख्य दर्शन ना पढ़ ले हम, है ना। तो पुरुष अनेक है, इसको 3 तर्कों द्वारा से इन्होंने सिद्ध किया है कि जन्म मरण करणाद, जैसे कि जन्म मरण क्या होता है और करणाद। अभी प्रतिनियम जो है ना, प्रतिनियम सबके अंदर है। ये जो हम कहते हैं ना कि कोई एक वर्ड ऐसा होता है जो 2-3 चीजों में ऐड हो जाता है। तो प्रतिनियम जन्म, प्रतिनियम मरण और कर्ण, 3 चीजों के लिए जन्म मरण और कर्ण। असल में ये 3 शब्द हैं, जन्म मरण और कर्ण। ठीक है। तो ये जो जन्म है हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये अनेक पुरुष हैं? क्योंकि जन्म जो होता है हर एक का एक टाइम में नहीं होता है। अगर एक ही पुरुष होता तो एक ही बार जन्म होता, एक ही तरह के कार्य करता और एक ही तरह से वो एक ही भाव में रहता। तो जन्म मतलब सबकी जो एक प्रकृति की व्यवस्था होती है, एक नियम होता है। तो एक व्यक्ति का जन्म जो है वो अलग अलग समय पे होता है। ऐसा होता है क्या? यानी कि सबका जन्म अलग अलग तो होता है, लेकिन एक व्यक्ति का जन्म अलग अलग समय में नहीं हो सकता। अगर एक ही व्यक्ति होता और अलग अलग समय पर कैसे जन्म लेता? फिर तो आत्मा जो है ना वो समझ ही नहीं आ रहा कैसे होता। मतलब वो तो सोचना भी मुश्किल लग रहा है, सोचा भी नहीं जा रहा है ना। यानी कि सबके जन्म लेने का समय अलग अलग ही होता है, उनकी व्यवस्था अलग अलग है। ठीक है। तो यही इसका रीजन इसने दिया है कि जन्म जब अलग अलग है तो ये एक आत्मा हो ही नहीं सकती, एक पुरुष हो ही नहीं सकता। ठीक है। मरण क्या है? इसी जैसे जन्म होता है तो इसी तरह से मरण भी सबका अलग अलग होता है, सभी का मरण भी एक साथ नहीं होता। तो जब सबका मरण एक अलग अलग है तो पुरुष भी अलग अलग हो गए। फिर कर्ण की बात कर लेते हैं कि कर्ण प्रतिनियमाद। कर्ण का मतलब यहाँ पर क्या है? इंद्रियों से रिलेटेड है। क्योंकि जितने भी यहाँ पर पुरुष आत्माएं हैं, इसमें महिला और पुरुष की बात नहीं करते हैं, जो मेल फीमेल की बात नहीं है, यहाँ पर जितने भी आत्माएं हैं उन्हीं को पुरुष कहा है। तो जो जितने भी पुरुष आत्माएं हैं वो सारी की सारी क्या है? वो जो जन्म ले चुकी हैं उन सब की इंद्रियां, चाहे वो बाह्य इंद्रिय हो, चाहे वो अंतः इंद्रिय हो, चाहे कोई भी हो, सब की सब क्या है? अलग अलग कार्य करती हैं, अलग अलग भाव की होती हैं, अलग अलग संस्कारों की होती हैं। तो क्या वो एक ही पुरुष से संभव है? नहीं है ना। तो अलग अलग पुरुषों से ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये अलग अलग पुरुष हुए। ठीक है। इसके आगे क्या है? अयुगपत प्रवर्ते च। अब ये सारे के सारे जो है ना अयुगपत, युगपत क्या होता है? युगपत होता है एक साथ मिलके कार्य करना। लेकिन यहां पर जब ये सब अलग अलग हैं तो ये सब क्या है? अलग अलग कार्य करते हैं और ये सब अलग अलग समय पर कार्य करते हैं। अभी मैंने खाना खाया, हो सकता है मेरे समय में कितने लाखों लोग खा रहे हैं, लेकिन उसके और हर मिनट कुछ ना कुछ ऐड ही होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो कि थोड़े कि एक आत्मा हमेशा खाना ही खाती रहती है, सोती रहती है। इसी तरह सोने का एग्जाम्पल ले लो, इसी तरह से कहीं सफर का एग्जाम्पल ले लो, किसी भी तरह का ले लो, तो वो एक आत्मा ना होकर के अलग अलग आत्माएं हैं जो कि अलग अलग समय पर कार्य करती हैं। ठीक है। उन सब में असमानता है, ये कहना चाह रहे हैं। और इसके बाद पुरुष बहुत्वम सिद्धम, इससे क्या है? पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है, यानी कि पुरुष बहुत सारे हैं। ठीक है। त्रिगुण विपर्याच च एव। त्रिगुण विपर्याच च एव मतलब जैसे कि जो त्रिगुण के हिसाब से जो इनमें भेद होता है। देखिए, किसी में सात्विक गुण प्रबल होता है, किसी में राजसिक गुण प्रबल होता है, किसी में तामसिक गुण प्रबल होता है। तो त्रिगुण विपर्यात,
त्रिगुण के हिसाब से जो एक दूसरे के विपरीत हैं या एक दूसरे से अलग हैं, तो वो भी पुरुष के बहुत्व को सिद्ध करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे जी लक्ष्मी जी। ये जैसा बताया गया है कि त्रिगुण के अकॉर्डिंग ही प्रकृति डिफाइन होती है, कि जिसका जैसा जो गुण डोमिनेंट होता है उसको वो वैसी प्रकृति का पर्सनालिटी माना जाता है। तो फिर इसी बेसिस पर हम पुरुष को भी डिफाइन करेंगे, तो दोनों प्रकृति और पुरुष दोनों सेम गुण में चलेंगे उस टाइम। पुरुष को डिफाइन कैसे करेंगे? ये बहुत शुद्धम त्रैगुण्य विपर्य जो लिखा है, मतलब अगर किसी जो हर पर्सनालिटी का गुण अलग है, किसी में कोई गुण होता है प्रबल, तो उसके अकॉर्डिंग प्रकृति भी डिफाइन होगी और पुरुष भी डिफाइन होगा। इसमें अभी फिलहाल ना पुरुष को हम डिफाइन कर रहे हैं त्रिगुण, क्योंकि त्रिगुण के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि त्रिगुण सब में अलग अलग होता है। सभी पुरुषों में त्रिगुण अलग अलग मात्रा में होता है, अनुपात अलग अलग होता है उनका। तो उस अनुपात के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एक ही अगर आत्मा होती, एक ही पुरुष होता अगर, तो एक पुरुष में त्रिगुण भी तो उसी अनुपात में होता, सेम अनुपात में। अगर वो प्रकृति से मिल गया, मान लीजिए एक ही पुरुष है, वो प्रकृति से मिल गया, तो अगर उसमें 25%, 50% और 25%, ये अगर हम कहें कि अनुपात है, तो सभी मतलब सब में तो ये चीज नहीं है हम सब इतने सारे हैं, हम बातें कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं और भी लोग बाहर घूम रहे हैं, सभी का अनुपात तो ये नहीं है ना, अनुपात सबका अलग अलग होता है। तो जो हम अलग अलग प्रकृति के लोग देख रहे हैं बाहर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पुरुष बहुत सारे हैं, प्रकृति तो एक है, इसमें तो त्रिगुणात्मक है, ठीक है, उसको तो हम अभी छेड़ ही नहीं रहे हैं, वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, पुरुष की कर रहे हैं कि पुरुष अनेक है क्योंकि उसके त्रिगुण का रेशियो अलग अलग है। लक्ष्मी जी ये यहां पर कहना चाह रहे हैं। अभिषेक जी, स्वाति जी, ठीक लग रहा है? समझ आ रहा है? मैम ये त्रिगुण विपर्यास ये वाला बताना मैम एक बारी। त्रिगुण विपर्याच, देखिए त्रिगुण के विपरीत पुरुष रहता है। त्रिगुण विपर्याच यानी कि जो त्रिगुण है हमारे, जो त्रिगुण होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। विपर्याच यानी कि जो भेद है, त्रिगुणों में जो भेद है, यहाँ पर विपर्य से मतलब एकदम उल्टा नहीं है, इसको आमतौर पे हम विपर्य का मतलब उल्टा लेते हैं कि एकदम ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट लेते हैं ना, लेकिन यहाँ ऑपोजिट ना हो करके इसका मतलब है भेद। अच्छा, त्रिगुण के जो भेद हैं, त्रिगुण के जो भेद हैं वो उसके अनुसार, उससे भी यानी कि उससे ही यहाँ पर पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है, यानी कि सबके अंदर त्रिगुण का अलग अलग भेद होता है। ठीक है, तो ये नहीं है इसका पुरुष का क्या सिद्ध होता है? हाँ जी स्वाति जी। त्रिगुण के भेद से पुरुष सिद्ध होता है। हाँ, त्रिगुणों के भेद से भी पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है। पुरुष सिद्ध नहीं होता, पुरुष का बहुत्व यानी कि अनेक पुरुष हैं, ये सिद्ध होता है। ठीक है, अभी जैसे आप लोग अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो और बाकी लोगों को समझ आ गया है या वो आसपास नहीं है, तो ये चीज मैं समझ सकती हूँ, यानी कि आपके अंदर भी बहुत्व जो है ना वो मैं फील कर पा रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। ओके। हाँ, 19 में क्या है? 19 में कहते हैं कि पुरुष के 5 गुणों का तर्क दिया है उन्होंने। अब ये क्या तर्क है कि तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वम मस्य पुरुषस्य केवलम माध्यस्थ्यम दृष्टत्वम अकृत्र भावश्च, यानी कि जैसे इन सब कारणों से पुरुष का जो बहुत्व सिद्ध हुआ और इसके बाद वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, इनके गुण बता रहे हैं।
तो गुण कैसे बता रहे हैं कि तस्मात् च, तस्मात् मतलब यहाँ पर जो त्रिगुण जो धर्म है, त्रिगुण आदि जो धर्म है व्यक्त और अव्यक्त के, उन त्रिगुणों की बात कर रहे हैं जो 11वीं कारिका में कहा था ना, त्रिगुणम अविवेकम विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। तो उसमें जो व्यक्त और अव्यक्त के बाद अब ये पुरुष के लिए अब ये कुछ कहेंगे। अब क्या कहेंगे इसके लिए कि तस्मात् च, इससे, यानी कि तस्मात् जो यहां पर कहा, और इसमें विपर्याद, उसके जो विपरीत है, जो ऊपर कहा था ना ये वाले विपर्याद जो अभी हम बात कर रहे थे कि अविवेकम विषय, इनके विपरीत जो है विपर्याद, उनके विपरीत जो चीजें हैं, सिद्धम यानी कि उनके विपरीत पुरुष सिद्ध होता है। यानी कि जो वो प्रकृति है, वो जो प्रकृति के विपर्य जो होने के कारण इस पुरुष में भिन्नता है, इसीलिए इस सूत्र में, इस कारिका में वो उसको साक्षी होने की बात कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि साक्षीत्वम अस्य पुरुषस्य, यानी कि साक्षी भाव है इसके अंदर। इसके अंदर वो अविवेक नहीं है, विषय नहीं है, सामान्य नहीं है, ये अचेतन नहीं है, प्रसव धर्मी नहीं है। ये सारे गुण उन्होंने किसके लिए बताए थे? व्यक्त अव्यक्त के लिए बताए थे, ठीक है, यानी प्रकृति के लिए बताए थे। तो यहां पर उसके विपरीत क्या कह रहे हैं? विपर्या सिद्धम साक्षित्वमस्य, इसको ये साक्षी कह रहे हैं, साक्षी का भाव है इसके अंदर। और साक्षी का भाव किसके अंदर हो सकता है? किसके अंदर हो सकता है बताइए? साक्षी कौन बन सकता है? जिसके अंदर मतलब चेतन, जिसने देखा, चेतना है ना, चेतन के अंदर ही होगा साक्षी का भाव। अब प्रकृति के अंदर जितने हम क्रियाशील कह दें इसको, जितनी प्रसव धर्मी कह लें, लेकिन इसको कहने वाला तो कोई भी नहीं है, कि इसको एक्सप्लेन करने वाला, इसको समझने वाला, इसको भोगने वाला तो कोई भी नहीं है। तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं। तो इसके लिए साक्षी वर्ड यूज किया है कि साक्षी है ना, ये व्यक्त और अव्यक्त को देखता है, साक्षी की भावना से जो है ना वो मतलब इसको देखता रहता है। किसी भी निर्णय को लेना या उस तरीके से जब निर्णय पर कोई भी हम पहुंचेंगे तो उसके लिए साक्षी का होना जरूरी है। इसीलिए तो वो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये सब प्रमाण की बात कर रहे थे ना, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं। आगे क्या है? साक्षित्वम पुरुषस्य। आगे पूरी लाइन एक बार फिर से बता दो, कंप्लीट मतलब कि एक लाइन नहीं, अभी कंप्लीट करने देते हैं, क्योंकि अभी शब्दों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। फिर क्या कहते हैं कि कैवल्यम। जी मैम, ये यहाँ पर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि पुरुष में ये पांचों गुण होने चाहिए? पांचों गुण होने चाहिए नहीं, वो ऑलरेडी हैं रेणु जी, ये आपको बता रहे हैं बस, ठीक है। ये फिर उसके बाद है कैवल्यम। कैवल्य का मतलब अकेले रह जाना। आपको कई बार बताया हुआ है कि जैसे प्रकृति और पुरुष दो चीजें हैं, और दोनों के संयोग से जो है ना वो निर्माण होता है यहाँ प्रकृति के बीच में जीव का, और फिर हम चीजों को भोगते हैं, गुण और ये सब कर्मों में रहते हैं, दुख सुख जो है ना, विषाद, ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं। तो कैवल्य की इच्छा इन्हीं से होती है, इन्हीं को भोगने से होती है। तो जब कैवल्य की जो इच्छा होती है तो किसको होती है? वो पुरुष को ही होती है, ठीक है। एक तो साक्षी का भाव आ गया इसके अंदर, और दूसरा कैवल्य की इच्छा हो गई, ठीक है। फिर है माध्यस्थ्व, यानी कि माध्य मतलब कि अगर दो दोस्त हैं मान लो, और आप उनमें लड़ाई हो चुकी है दोनों दोस्तों की, और आप उसमें मध्यस्थता करा रहे हो, इट मीन्स क्या हुआ कि ना आप उसकी तरफ हो ना आप उसकी तरफ हो, ठीक है। आप चीजों को समझ करके उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उनको कम कराने की कोशिश कर रहे हो। एक वैसे ही एग्जाम्पल है छोटा सा। तो आपका जो रोल है बीच में मध्यस्थता का, तो इट मीन्स क्या हुआ कि आप किसी की साइड नहीं ले रहे हो, इट मीन्स वो आप क्या हो? तटस्थ हो, ठीक है, उदासीन हो। मतलब आपको चीजों से ऐसा कोई नहीं कि मैं उसकी फेवर कर लूं, उसकी कर लूं, आपको ये लग रहा है कि आप सब सही कर दो बस। तो मध्यस्थतम मतलब कि वो तटस्थ भी है, ठीक है। तो तीसरा इसका हो गया आपका तर्क।
और चौथा तर्क क्या है, दृष्टत्वम। तो यहां पर क्या है, दृष्टा का गुण है इसके अंदर। वो किसके अंदर हो सकता है, पुरुष के अंदर ही हो सकता है, चेतन के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि व्यक्त अव्यक्त क्या है, वो दृश्य है, और दृश्य को देखने वाला वो दृष्टा ही हो सकता है। फिर है अकृत्र भावश्च, यानी कि वो अकर्ता है। अब यहां पर कहेंगे अकर्ता। कर्ता को मतलब ये कुछ भी नहीं करता, निष्क्रिय बोलते हैं ना इसको, पुरुष को। ये करता कुछ नहीं है। जब ये प्रकृति में आता है तब ये प्रतीत होता है कि ये करता है, और प्रकृति जब पुरुष के अंदर आती है, मतलब दोनों का जब मिक्स होता है, तो इनका रोल क्या होता है, मान लीजिए पुरुष और प्रकृति, ठीक है। अब प्रकृति क्रियाशील है, ये सब जानते हैं, ठीक है, और पुरुष क्या है, निष्क्रिय है। लेकिन जब ये मिलती है, या पुरुष प्रकृति से मिलता है, तो जो चीजें हैं यहाँ पर, जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं क्या फील हो रही हैं यहाँ पर, वस्तुएं फील हो रही हैं कि वो क्रिया कर रहा है पुरुष, यानी कि हम ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, ये काम मैंने किया। हम ये माँ की जो बात आती है, तो वो क्रिया जैसा फील हो रहा है पुरुष को, ठीक है, कि वो क्रिया कर रहा है। और इधर अगर इसका थोड़ा सा ऑपोजिट देखें हम, प्रकृति क्या करती है फिर, प्रकृति अपने आप को चेतन समझने लगती है, क्योंकि वो सोचती है कि मैं बढ़ रही हूं, मैं ये कर रही हूं, मैं ये, मतलब उल्टा इनका वो हो जाता है। जबकि चेतन क्या है, चेतन पुरुष है और निष्क्रिय है बट, और यहाँ पर पुरुष प्रकृति अपने आप को चेतन समझने लगती है और पुरुष अपने आप को क्रियाशील समझने लगता है। तो ये सब चीजें समझने लगते हैं बस। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है अकृत्र भावश्च, उसमें अकर्ता का भाव होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका 19 वाला ठीक है। इसके आगे जो आप कह रहे थे कि क्या पूछना था किसी को, मैम साक्षीत्वमस्य का अर्थ बता दो। साक्षी होना, किसी चीज को आप देखते रहते हो बस, लेकिन क्रिया नहीं करते हो, साक्षी बने हो। प्रत्यक्ष जो होते हैं ना, घटना को, अगर आपके सामने कोई भी घटना घटित हो रही है और आप उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे हो, कोई आपका रोल नहीं है, सिर्फ साक्षी बने हुए हो, तो वो अदालत में क्या बोलते हैं कि कोई मैम जैसे वो प्रमाण सबूत के तौर पर, हाँ, जैसे साक्षी है कोई इस घटना का, ऐसा बोलते हैं गवाह, ना, जो मैम जो गवाह होता है वो गवाह उस होते हैं, तरीके से। हाँ, जिसने अपनी आंखों से देखा हो, ठीक है, तो वो साक्षी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थ्यम दृष्टत्वम अकृत्र भावश्च, यानी कि पुरुष के इन्होंने क्या बताया कि तस्माच्च विपर्यात, तो इसके जो क्या बोलते हैं, क्या हम किन गुणों की बात कर रहे थे, जो उस पुरुष के संयोग से जो चीजें बनी है उसके विपरीत, जो प्रकृति के जो संयोग से बनी थी उनके विपरीत जो चीजें हैं वो सिद्ध करती हैं। क्या क्या तर्क देते हैं सिद्ध करने के चक्कर में, कि एक तो उसमें साक्षित्व का भाव होता है तो वो पुरुष है, एक कैवल्य का भाव होता है, एक माध्यस्थ्य का भाव होता है, एक दृष्टा का भाव होता है, और एक अकर्ता का भाव होता है, ठीक है। 5 तरह के इन्होंने तर्क दे दिए हैं। फिर लास्ट आज के हम आपकी कर लेते हैं 20वीं कारिका, कर लेना, कर लें, ठीक, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना। यस मैम। ओके, तो इसमें क्या करें कि तस्मात् तत् संयोगात अचेतनम, और ये चेतना है ये वाला ना, चेतनावद, हालांकि ये बुक में यही वाला वर्ड दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया, चेतनावद होगा ये वाला। इव लिंगम गुण कर्तव्यत्वे च तथा कर्ता होगा यहाँ पे ना, कर्ता एव भवत्यु उदासीना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पुरुष निष्क्रिय है, लेकिन वो शरीर में आने के बाद कर्ता के समान प्रतीत होता है, जैसे अभी पहले एग्जाम्पल दे ही रहे थे, तो सेम चीज है। तस्मात् तत्,
तो तस्मात् का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जो पुरुष के लिए जो हम सिद्ध कर रहे थे, पुरुष के लिए जो कह रहे थे 5 गुण, वो चीज यहाँ पर है कि वो 5 गुण जो है, 5 तर्क जो है, वो संयोगात, उनके संयोग से, यानी कि पुरुष के संयोग से, अचेतनम, जो जड़ है, जो अचेतन है, और अचेतन क्या है, व्यक्त और अव्यक्त दोनों की दोनों अचेतन है, यानी कि उस पुरुष के संयोग से जो व्यक्त और अव्यक्त अचेतन में जब हो जाता है, मिल जाता है, तब चेतनादिव, चेतना देव लिंग, यानी कि इसको जब हम देखें कि चेतन और इव, चेतन और इव, यानी कि वो चेतन के जैसा, जब प्रकृति जो है, जो संयोगों से मिलकर के बनी है, वो जब चेतन में मिल जाती है, तब वो चेतन इव, चेतन के जैसी दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है, चेतन के जैसी अपने आप को समझने लगती है। तो लिंगम, लिंगम मतलब यहां पर, लिंग का मतलब क्या था, लिंग कहां पर बताया था आपका, कहां पर है, थोड़ा मैसेज करें आप। मतलब पूरी प्रकृति के अंदर अगर हम लिंग की बात करें तो लिंग कौन सा है? हाँ जी, पूजा जी, मनीषा जी, अर्पणा जी, अक्षय जी, कोई भी बताएं। अगर पूरी प्रकृति में व्यक्त और अव्यक्त दोनों में अगर हम बात करें लिंग की, तो लिंग का स्थान हमने कहां पर बताया हुआ है? नहीं, आपके सामने बताया ही नहीं शायद। ऐसे हम कहें क्या, जब किसी का रिप्लाई। मैम लिंगम का तो पुरुष में ही होता है। कंचन जी, आपको जरूर पता होगा। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रेक देती हूँ। पहले प्रकृति है, मूल प्रकृति, आप इसको जानिए। ठीक है, मूल प्रकृति से जो पहला विकार आता है उसको हम क्या कहते हैं, महत तत्व। ठीक है, या इसको बुद्धि कह देते हैं, और इसी को हमने लिंग बोला है। अब ये आपके सामने नहीं बोला होगा शायद, क्योंकि योग सूत्र में बोला हुआ है, इसीलिए आप घबराए नहीं कि आपको नहीं पता है। इसी को लिंग बोला है, क्योंकि लिंग का मतलब क्या होता है, छोटा सा चिन्ह। लिंग का मतलब चिन्ह, ये तो आपको भी बोला है ना, प्रकृति में जब विकार हुआ तो एक छोटा सा चिन्ह पैदा हुआ, और उसी चिन्ह को हमने कहा महत तत्व यानी बुद्धि, और उसी चिन्ह को हम लिंग कह रहे हैं। अब यहाँ पर लिंग है, क्या ये दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसके आगे जितने भी अहंकार आया, अहंकार के बाद सात्विक अहंकार, फिर तामसिक अहंकार, उससे फिर इंद्रियां और आपकी तन्मात्राएं, और फिर उसके बाद लास्ट में आता है पंचभूत। पंचभूत आया ना, तो यहां पर हमें चीजें दृश्य होती हैं। यहां पर इससे ऊपर ऊपर सारी हमें अदृश्य चीजें हैं, ये सब चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, केवल लास्ट में यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो लिंग क्या है? लिंग आपका महत तत्व, यानी कि पहला ही विकार है। अब पहला विकार है तो इसको हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म शरीर। ये ना आपके योग में बड़ी काम आती है चीजें, कि सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं, स्थूल शरीर किसको कहते हैं, सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व होते हैं, स्थूल में कितने, ऐसे करके चीजें बहुत काम आती हैं। तो ये इसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कि जो अचेतन है, संयोग से जो चीजें बनी हैं प्रकृति में, और जब वो सारी की सारी इसमें चेतन में मिल जाती हैं, तो वो कितने किसके समान लगती हैं, चेतनावद, यानी कि जो चेतन है उसके जैसी प्रतीत होती हैं वो। ठीक है, तो लिंग का मतलब यहाँ पर बता ही दिया है आपको कि सूक्ष्म शरीर है। फिर आगे क्या कहते हैं, गुण कृतृत्वे। तो गुण कृतृत्वे मतलब यानी कि जो गुण ही कर रहे हैं सारी चीजें, सबका पीछे गुण है, गुण यानी त्रिगुण। तो क्या कर रहे हैं, तथा कर्ता एव, और आगे
भवत्यु उदासीना, यानी कि वो कर्ता जो है उसके जैसा लग जाता है, फिर वो यानी कि पुरुष जो है ना वो कर्ता के समान लगता है। अभी जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जब पुरुष है वो अगर प्रकृति में मिल जाता है, वैसे तो वो क्या है, अकर्ता है। पुरुष को हम क्या कहेंगे, अकर्ता, और प्रकृति को क्या कहेंगे, वो क्रियाशील है। लेकिन जब वो इसके अंदर मिल गया तो उसको कर्ता जैसा फील होता है पुरुष को, कि वो करता है, यही करता है जो करता है, यानी कि वो था ना कि मैंने किया, ये किया, वो सब चीजें। और गुण कृतृत्वे च, ये सब के सब गुण करते हैं, तथा कर्ता एव, फिर वो कर्ता के जैसा फील होता है। और भवत्यु उदासीन है, जबकि वो क्या है, कर्ता इव, मतलब वो भवती और उदासीन, भवती मतलब है ये भवती, और उदासीन मतलब वो, जबकि वो तटस्थ है। वो तो जब हम असलियत जानते हैं कि वो तटस्थ है, लेकिन वो प्रकृति में आकर के उसके साथ संयोग से जब आता है तो उसको जब क्रिया करते हैं ये सब, तो उसको लगता है कि ये क्रिया तो चेतन कर रहा है, तो ये चेतन के समान ही दिखती हैं सारी चीजें, जबकि वो सारी की सारी चीजें जड़ थी, उनमें क्रिया जो हो रही थी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। और कुछ, यानी कि जो लिंग की चर्चा की है ना यहाँ पे, तो सूक्ष्म शरीर की है। सूक्ष्म शरीर क्या है, हमारे यहाँ पर सूक्ष्म शरीर जो सांख्य दर्शन में कहते हैं, तो वो पंच तत्वों से मिलके जो बना है उसको स्थूल कहेंगे, और सूक्ष्म जो है वो उसका बीज होता है, और बीज हमेशा सूक्ष्म ही होता है, यानी कि ऊपर से चढ़ के आता है, फिर उसके अंदर सारे के सारे जो है ना कर्म विकर्म वगैरह सब के सब बीज के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तभी उनके आगे फिर जन्म वगैरह होते हैं। तो ये एक अलग कंसेप्ट है, बट ये सूत्र से रिलेटेड नहीं है, और ऑफ कोर्स मतलब पीछे बैकग्राउंड तो है ही। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि सूक्ष्म शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना है, कौन बताएगा, बताएगा कोई? इनडायरेक्टली हम बता चुके हैं, डायरेक्टली आप बता दो। अक्षय जी। सूक्ष्म शरीर में हाँ, सूक्ष्म शरीर। शायद पंच प्राण, पंच उपप्राण, ऐसे करके थोड़ा सा मैं क्योंकि मैम ये जो आप ज्ञान है ना, ये पानी से ही पतला वाला ज्ञान है जो आपका टॉपिक है। अच्छा। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है फिर। हाँ, नहीं थोड़ा इधर उधर दिमाग भटका तो ये इधर उधर चली जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ध्यान भटकने से गड़बड़ हो जाती है। देखिए अभी बताया ना, हम सिर्फ तत्वों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तत्वों की कर रहे हैं ना, तो इन तत्वों में हाँ। से सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व होते हैं? जब हमने एक आपको डायरेक्टली बोल दिया कि जो हमारा दिखाई देने वाला शरीर है, दिखाई देने वाली चीजें हैं, वो सिर्फ हाँ। पंचभूत में है, तो उसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें इसी में तो होंगी। अच्छा, जो अच्छा, पंच हाँ। मात्राएं हैं मैम, तो वो भी इसी में आ जाएंगी ना, मतलब जो हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, हेलो, बिल्कुल आ जाएंगे अरुणा जी। पंच तन्मात्रा है। अच्छा। हाँ, तो वो वही तो हम कह रहे हैं, महत से लेकर के आप सारे के सारे आप इसमें काउंट कर लो। महत में जैसे मन बुद्धि अहंकार और चित्त जो हुआ, तो हाँ वो भी चारों हो गए, और ये जो पंच जो तन्मात्राएं हैं वो मिलकर के सूक्ष्म शरीर की का ये उत्पत्ति मानी जाती है ना। महत हो गया, बुद्धि हो गई, अहंकार हो गया, क्योंकि हमारा अंतःकरण का पार्ट है ना। तो हाँ। इसके बाद आपका सात्विक अहंकार, फिर तामसिक अहंकार, फिर उसके बाद आपकी तन्मात्राएं हो गई, है ना। तो आपका हो गया कंप्लीट। मतलब तीनों प्रकार की आपकी की अहंकार की प्रवृत्ति हो गई, रासिक, तामसिक और सात्विक, और ये अर्पणा जी, फिर राजसिक महत्व हो गया। नहीं, यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, और आपके थ्रू सबका ही डायरेक्ट डाउट जो है ना वो करना चाहूंगी क्लियर, कि जो अपना अहंकार होता है, अहंकार कभी भी त्रिगुण वाला नहीं होता है, वो द्विगुण होता है।
द्विगुण मतलब सात्विक होता है या आपका तामसिक होता है, राजसिक नहीं होता है। राजसिक क्या है कि राजसिक क्रियाशील है, वो तो क्रिया करने के लिए बोलेगा आपको, चाहे वो आप सात्विक करो या तामसिक करो, ठीक है। तो वो अहंकार कभी भी राजसिक नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत हमारी 11 चीजें थी और इसके अंतर्गत हमारी थी 5 तन्मात्राएं और फर्दर 5 तन्मात्राओं से पंचभूत थे।